आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासनिक और राज व्यवस्था, जिसे सामंती व्यवस्था भी कहा जाता है। उसका नाम सामंती व्यवस्था है, लेकिन मध्यकालीन प्रशासनिक राज व्यवस्था है। यहाँ सब टॉपिक मैंने दिए हुए हैं और 2 पेज के सारे नोट्स बनाए मैंने, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट में जितना नोट्स होगा आपको आराम से समझ में आएगा। तो उसके बाद कहाँ से नोट्स बनाए वो मैं बता दूँ मैं आपको भी। ये सारे नोट्स ये आप टॉपिक देख सकते हो, राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था। और ये है कौन सी बुक है आप देख सकते हो, पैनोरमा। कौन सी है? पैनोरमा से मैंने लिए हैं और यहाँ से मैं सारे नोट्स बना रही हूँ। आज मैं आपको उत्तराधिकारी शुल्क और कुछ कर, जैसे कि रेख, पट्टा रेख, भर्तू रेख क्या होती है और जो हुक्मनामा होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ 2 पेज के नोट्स है। कितने हैं? 2 पेज के नोट्स हैं। एक तो ये पेज है और ये पेज है। बस यहाँ तक है, मैं सारे बता दूँ आपको और बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँगी, आसान भाषा में आपको। और अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला ये कि मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था। तो ये आप देख सकते हो, बड़ा भाई होता था ना, वो राजा बनता था, बड़ा भाई, और इसे सामंती व्यवस्था नाम दिया गया। राजस्थान में सामंती व्यवस्था नाम दिया गया, लेकिन सामंती व्यवस्था अन्य को भूमि दी जाती थी। जैसे बड़ा भाई राजा बनता था और पीछे वाले जो छोटे भाई होते थे ना, उनको भूमि दी जाती थी, या जागीर, जिसे जागीर कहते हैं या ठिकाना कहते हैं। ये देख सकते हो, पहला बड़ा भाई जो भी होगा वो ये राजा तो एक ही बनेगा। उसके बाद राजा के तो बहुत पुत्र होते थे, 2-4 रानियाँ होती थी, तो उनके सारे पुत्र होते थे, उन सबको जागीर दी जाती थी। और वो जागीरों के जो ठिकाने या जागीरदार जो होता था उसे सामंत कहते थे। तो ये भाई सामंती जो व्यवस्था थी ना, वो संगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित या बंधुत्व पर आधारित थी। संगोत्रीय रक्त यानी कि वो एक ही खून के हैं और इन सबका एक ही तो परिवार है, परिवार के ही तो हैं। तो बंधुत्व यानी कि भाई, ये सब राजा के भाई तो होते हैं सामंत। अपने भाइयों में ही तो ज़मीन बांट दी जाती है, क्योंकि एक तो राजा बन जाएगा, बाकी सब जो होंगे वो उसका रोजगार क्या होगा। तो उनको जीवन निर्वाह करने के लिए उनको ज़मीन दी जाती थी और कहा जाता था कि ये तू रख ले इतनी ज़मीन और इसका एक भाग टैक्स मुझे दे देना, बाकी तेरे खर्चे चलाना। वो ऐसे होता था। फिर राज्य सामूहिक संपत्ति थी, बपोत, यानी कि ये सारी जो राजा होता था ना, राज्य सारी राजा की ज़मीन होती थी। तो वो सारे जो उनके राजा थे, ये राजा बने का उनके पिता से मिली थी, तो ये क्या हुई, बपोती हुई ना। तो बपोती मारवाड़ी भाषा में इसको बपोती कहते हैं। तो सारे सामूहिक संपत्ति थी, न कि किसी एक राजा की थी। राजा होता था पीएम और सामंत जब भी सब होते थे सीएम होते थे, वो सब पीएम के प्रति वफादार होते थे, यानी कि हमारे भाई है और ये सारी हमारी ही ज़मीन है और हम ही जमींदार हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यूरोप में राजा मालिक व सामंत राजा तो था, वो मालिक था, सामंत क्या था, सेवक। लेकिन यूरोप में इसे फ्यूडल व्यवस्था के समान माना, लेकिन ये नहीं थी, क्योंकि जो राजस्थान में जो सामंती व्यवस्था थी ना, वो भाई भतीजावाद थी, भाइयों पे बंधुत्व पर आधारित थी, कर्तव्य और सम्मान पे आधारित थी। जो बड़ा भाई जो राजा बन गया तो उसके प्रति सम्मान होते थे, कर्तव्य होते थे। अगर कोई विपदा आ गई तो सारे मिलके एक ही समान साथ में जाते थे। तो ये बंधुत्व थी, परिवार था सारा। कोई चाचा था, कोई बड़ा भाई था, कोई छोटा भाई था, कोई चाचा का लड़का था, तो सारे बंधुत्व पर आधारित थी। राजा और मालिक और सेवक का संबंध नहीं था। और ये टेंट के समान थी। ये टेंट कैसा होता है ये देख सकते हो आप, कि 4 स्तंभ है और बीच में ये है। अगर एक भी स्तंभ हिल जाए ना तो राज्य नहीं रहेगा। आप देख सकते हो, ये मैं बता रही हूँ ना, ये पूरा टेंट, ये समझ लो। चाहे यहाँ बीच में एक खंबा है, एक इधर खंबा, एक इधर खंबा, एक इधर खंबा, तो ये 4 खंबे हो गए। अगर एक भी हिल गया ना तो पूरी डगमगा जाएगी व्यवस्था। इसलिए चारों स्तंभों को, चारों को ही महत्वपूर्ण माना है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। सिर्फ एक राजा है, वो सब में समक्ष में एक सब अलग है, बस थोड़ा सा अलग है। जैसे कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जबकि है वो भी नेता ही, जो भी होता है वो नेता ही होता है, मंत्री ही होता है। उसी तरह फिर उसके अंदर सामंतों के विशेषाधिकार क्या थे, तो समान और कर्तव्य के अनुरूप में मैं समझा रही हूँ कि ये सामंतों के विशेषाधिकार थे, जिसको जो राजा देता था। तो राजा उनका भाई तो था, बड़ा भाई था, वही होता था जो होता था। तो उसको क्या अधिकार थे, तो ताजीम, बाहपसा, हाथ कुर्बा, इकेवड़ी। ताजीम कितने प्रकार की होती थी, 2 होती थी, इकेवड़ी और दावड़ी। इकेवड़ी यानी कि आने के जो सामंत आता था ना राज दरबार में, तब राजा उठ के खड़ा हो जाता था उसके सम्मान में, तो उसे इकेवड़ी ताजीम कहते हैं। अगर सामंत जब राज दरबार चल रहा है, सामंत दरबार में आ रहा है, तो राजा आते वक्त भी खड़ा होता है और उसे जाते वक्त भी उसका अभिवादन करता है, खड़ा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, दावड़ी यानी 2 बड़ी ताजीम। तो क्या ताजीम किसको दी जाती थी, वही सामंत होते थे जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार को खोया, या कहीं वीर गति को प्राप्त हुए, या विशेष अच्छा कार्य करने पर
दोबड़ी तावीज़ थोड़ा सा कुछ अच्छा कार्य करने पर इकेवड़ी ताज़ीम दी जाती थी। और एलची कौन होता था? वो राज सिंह का था ना, वो दूध था, उसे एलची कहते हैं, दूध था। जो राज सिंह था ना, या मैंने यहाँ एक पॉइंट लिख दिया क्योंकि राज सिंह की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि राज सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया था राज दरबार में। तो राज सिंह को ये दूध था ना, ये एलची, इससे जाकर उसे बताया था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको मारा जा रहा है। ये भी सामंत के ही कुछ कर थे जो जिसने कार्य किए थे, सामंत ने ही उनको बचाया था। एक है बाह पसा, सामंत के दरबार में तलवार लेकर, सामंत जब दरबार चल रहा होता है तो तलवार लेकर जब सामंत आता है दरबार में और उसको राजा के घुटनों तक रखता है, और फिर जब रखता है तो राजा क्या करता है, उसकी पीठ थपथपाता है, उसे कहते हैं बाह पसा, यानी हाथ फैला के उसके पीठ पे थपथपाता है। और हाथ कुर्ब वो होता है जो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट हाथ हृदय से, हाथ तो पीठ तो थपथपाता है, लेकिन उस पीठ थपथपाने के बाद उस हाथ को अपने हृदय पे लगाता है, उसे कहते हैं हाथ कुर्ब। क्या कहते हैं? हाथ कुर्ब। ये किसके विशेषाधिकार थे? सामंतों को दिया जाता था। कौन देता था? राजा देता था। इसे सम्मान और कर्तव्य कहते हैं। ये बंधुत्व की भावना है, क्योंकि बड़ा भाई आएगा तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे, ये छोटा भाई कोई आ रहा है खड़े हो जाएंगे, तो वो ऐसे भी परंपरा है, भाई भतीजावाद है, बंधुत्ववाद है। अब है सामंतों के द्वारा दिया जाने वाला कर, भू राजस्व कर। सामंतों द्वारा दिया जाने वाला भू राजस्व कर जो राजा को देते हैं। पहले हम राजा के अधिकार पढ़ेंगे जो राजा को सामंत देते हैं, फिर हम देखेंगे कि राजा सामंत को क्या कहता, क्या क्या देता है। हाथी सिरोपाव है, पाल की सिरोपाव है, जो भी देता है वो नेक्स्ट में पढ़ेगी। अभी इसको पूरा कर लेते हैं। तो रेख होती थी जो सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर होता था। सामंत होते थे ना, वो राजा को दिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? रेख। ये RS मैन में आया हुआ है, 1994 से 1999 2 बार आया हुआ है। तो रेख के प्रकार कितने थे? पट्टा रेख, भरूत रेख, भर्तु रेख। यानी कि पट्टा रेख वो होती थी जो भू राजस्व, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके अंदर हमारे परसेंटेज लिखे होते हैं, जो हम पट्टा ले रहे हैं, या हमारे पास कोई कंपनी होती आती है उसके अधिकार में हमारी रेट लिखी होती है, जैसे कि 20,000 है, 15,000 है, यहाँ से आपकी ये आय हो गई, तो ये पट्टा रेख होती थी। और या उसके बाद भर्तु रेख वो होती थी जो भू राजस्व को सामंतों द्वारा जमा करवाई जाती थी। सामंत होते थे ना, सामंत, वो राजा द्वारा जो वास्तविक में जमा करवाई जाने की इतनी प्राप्त हुई थी तो 20,000, लेकिन मेरे 10,000 ही आए तो मैं आपको 10,000 ही जमा करवाऊंगा, तो राजा ले लेता था, क्योंकि उसका भाई था, परिवार ही तो था, पारिवारिक स्थिति थे। तो पट्टा रेख होती थी वो अनुमानित थी, हाँ इतना आपको आय होगी, लेकिन होती नहीं थी, कभी कम होती कभी ज़्यादा होती। तो जितना भरता ना उसे कहते हैं अनुमानित रेख। वास्तविक रेख वो होती थी जो भर जाती थी, जो उसको जमा करवाई जाती थी। अकबर मुगलों के समय से रेख नियमित हो गई थी। मेवाड़ में अमर सिंह के से अमरशाही रेख कहलाई और यह अमर सिंह के काल से स्थायी हुई थी। मेवाड़ एक राज्य ऐसा था, उसने बाद में संधि की थी ना मुगलों से। बाकी अकबर जब नागौर दरबार लगाया तो सबके साथ संधि वार्ता कर दी थी और सबसे युद्ध खत्म कर दिए थे उसने। तो क्या हुआ, अब रेख उनकी स्थायी हो गई। उन्होंने कहा पहले रेख नहीं देते थे, कुछ लोग भरते नहीं था रेख, भरतू रेख उसे कहते हैं कि भाई वास्तविक रेख, क्योंकि मैं युद्ध में आ गया था आपके साथ। सामंत कहते थे राजा को कि मेरे युद्ध के साथ युद्ध में आया और युद्ध में खर्च हो गई, कभी कहते अकाल पड़ गया, ऐसे हो गया, कुछ ऐसे नियम बना के कहते था। लेकिन अब यहाँ नियमित इसलिए हो गई कि राजा ने सारे जो संध्या कर ली थी, अब युद्ध तो होता ही नहीं था, अब आपको रेख देनी है, तो नियमित रेख हो गई थी यहाँ अकबर के शासनकाल चाहे मुगलों के शासन से। तो लेकिन मेवाड़ में नहीं हुई थी। मेवाड़ में अमर सिंह थे ना, उनके साथ संधि नहीं हुई थी राणा प्रताप के समय तक। तो फिर अमर सिंह के समय ही संधि हुई थी, तो फिर अमर सिंह के समय से ही अमरशाही रेख कहलाई और यहाँ से स्थायी हो गई थी मेवाड़ में रेख। चाकरी सेवा। अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, नेक्स्ट में मतलब पढ़ाऊँगी पूरा। ये देखो अभी तो क्यों, अभी तो उत्तराधिकारी शुल्क भी बाकी है। मेवाड़ के उत्तराधिकारी शुल्क क्या क्या थे? हुक्मनामा था, पेशकश था, पेशकशी था, कैद खालसा था, तलवार बंदई, नजराना क्या क्या था, कैद खालसा किनको दिया जाता था और तलवार बंदई कब दिया जाता था। मेवाड़ में प्रतीप सिंह ने तलवार बंदई कहाँ लगाया था, ये पूरा आप देख सकते हो। अब मैं इतना पढ़ाऊँ तो लेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो। और अब जैसलमेर के सामंत उत्तराधिकारी शुल्क भी नहीं देते थे, वो कभी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देते थे। मेवाड़ और मारवाड़ दो रियासतें थी, वही देती थी। और चाकरी, जब जैसलमेर रियासत राजा के से धन लेती थी चाकरी के, बाकी जो सामंत होते थे ना, ये अपवाद है, जैसलमेर की रियासत लेती थी, बाकी कोई नहीं लेते थे, क्योंकि वो उनके ही राजा भाई भतीजावाद होते थे, परिवार वाले ही होते थे कि अपनों से क्या चाकरी की धन लेना। जैसे कि मेरे राजा है तो राजा का छोटा भाई होगा तो वो कहता मेरे भतीजे की शादी में जो व्यवस्था कर ली। हमारे आज भी राजस्थान में या मारवाड़ी में जहाँ देखे तो शादी में कितने काम करते हैं परिवार वाले, तो वो थोड़ी पैसे लेते हैं, नहीं लेते ना, तो वो बंधुत्व पर आधारित थी। लेकिन जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी वो धन लेती थी। तो ये बात था, बाकी ये आप सब देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।